दोस्तों मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जब से हमारा कॉस्टिंग शुरू हुआ है यानी कि न्यू सिलेबस का एससीएमपी, ऐसा लगता है कि सर ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल तो दूर दूर तक दिखता ही नहीं। बेटा देखिए, आपको ऐसा लगता है कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हर चीज़ प्रैक्टिकल है, हर एक चीज़। थ्योरी भी जो लिखने का स्टाइल है वो भी प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस तो करते ही है ना, कॉस्टिंग के हिसाब से तो हम कैलकुलेशन करते ही है। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपको कॉस्टिंग का रियल फील दिला देगा, जो आप हमेशा कहते थे कि सर कॉस्टिंग का फील नहीं आ रहा। सो गाइज, ये वाला क्वेश्चन आपको वापस से ओल्ड सिलेबस की कॉस्टिंग में और वापस से न्यू सिलेबस की कॉस्टिंग का भी इसको आपको मसाला देखने मिलेगा। अच्छा सर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टॉपिक की आपको तो पता ही है सर। अभी आईसीएआई ने रिसेंटली जुलाई 2020 के एग्जामिनेशन में और दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशंस में दिसंबर 21 एंड जुलाई 21, ये दोनों एग्जामिनेशन में ईएमए की कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं। और बच्चे जाते हैं और उनको सर ये पढ़ के आते नहीं है, पढ़ के जाते नहीं तो उनको तकलीफ होती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये हमेशा एबीसी में टॉप में ए कैटेगरी में हमेशा रहेगा। उसका रीजन क्या है दोस्तों? आज के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कौन फॉलो करता है ये में? हर कंपनी को अप्लाई करवाना है। दिस इज द ट्रेंडिंग टॉपिक एंड आईसीएआई हमेशा ट्रेंड्स पे बहुत फोकस करती है। कौन सा हमें नया चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए इंडस्ट्री में, उनकी मेन इस पे पकड़ होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ में हम एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये समझेंगे कि प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को निकाला कैसे जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, हम इस पे डिस्कशन करेंगे आज का, और कैसे एलोकेशन होता है कॉस्ट का एक प्रोडक्ट के लिए, हम वो चीज समझेंगे। तो चलिए सर, हम दोनों मिलकर इस क्वेश्चन को साथ में इनिशिएट करते हैं। क्यूआर लिमिटेड एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है हाई क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट्स का। सर लेदर प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट होते हैं? एक सेकेंड ना, लेट मी चेक। हाँ ओके हाँ, तो हमारे कौन से प्रोडक्ट है? लेदर प्रोडक्ट। सर लेदर किससे बनता है? जानवरों की स्किन से बनता है, जो कि हमारे एनिमल्स होते हैं, तो उनकी स्किन से हमारे लेदर के प्रोडक्ट्स मोस्टली बनते हैं। और हम कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? सर हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। इससे आप मान लीजिए कि जैसे आप एक जैकेट बना रहे हो, आप शू बना रहे हो, आप बेल्ट बना रहे हो, ऐसे हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं लेदर के हमारे क्वेश्चन में, जो कि है प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। सेलिंग प्राइस दोनों का दिया हुआ है हमारे लिए। प्रोडक्ट क्यू का दिया है सेलिंग प्राइस 620 रुपीज एंड प्रोडक्ट आर का दिया है 420 रुपए, जिसमें ये मार्केट में बिकने वाले हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो बनते हैं हमारे, इन्हें तीन प्रोसेस से क्रॉस होना पड़ता है। पहला है टैनिंग प्रोसेस, सेकंड है डाइंग प्रोसेस, तीसरा है फिनिशिंग प्रोसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है बेटा, क्या बोला उन्होंने? देखिए, हमारा काम है लेदर प्रोडक्ट्स बनाना, लेदर प्रोडक्ट्स। और लेदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें तीन प्रोसेस से गुजरना होता है। पहला है हमारा टैनिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन में जाने से पहले हमें उस क्वेश्चन में जो बिजनेस मॉडल का यूज किया है वो समझना है। दैट मीन जैसे हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, तो टीचिंग का बिजनेस मॉडल समझेंगे अगर टीचिंग का क्वेश्चन है तो। यहां पे लेदर के खरीदने बेचने की बात हो रही है, तो इसका बिजनेस मॉडल समझिए। तो हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? हमें बेचना है हमारा लेदर। और लेदर तैयार कैसे होता है? सर जानवरों की स्किन से। हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को आप क्या करते हो? उनकी स्किन को आप वो खींचते हो, उसकी स्किन को पूरा निकाल लेते हो, और वो प्रोसेस को हम कहते हैं टैनिंग प्रोसेस। टैनिंग प्रोसेस से आपने जानवरों की स्किन निकाल ली। आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका कौन सा? आपका होता है यहाँ पे DYENING, डाइंग प्रोसेस। डाइंग प्रोसेस जो होता है, यहां पे क्या होता है, जो आपने चमड़ी निकाली है, आपके पास में अभी क्या है, उसकी स्किन है, उससे आप अपने हिसाब से कलर करोगे, क्योंकि आपको मेन क्या है, वो फील, वो कंफर्ट आना चाहिए जानवर की स्किन से, इसलिए आप वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। उससे अपने कलर के हिसाब से कौन सा कलर करना है, या फिर अपने हिसाब से आप उसको क्या करोगे, कलरिंग करोगे। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस होता है हमारा फिनिशिंग, जिसमें हम उसे फाइनल टच देते हैं, जो भी ऊपर नीचे बचा हुआ है उसे हम ठीक करते हैं, फिनिशिंग टच देके उसे हम रेडी करते हैं। तो हमारे लेदर को बनाने में ये तीन प्रोसेस होती है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज द सेकेंड प्रोसेस एंड दिस इज द थर्ड प्रोसेस। मेरा आपसे सवाल है, क्या सर ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है? यस सर, इसके बाद में हमारा लेदर तैयार हो जाता है जो हमें चाहिए। मेरा अगला आपसे सवाल है कि हम कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेदर से काफी सारी चीजें बन सकती हैं। हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर दोनों के दोनों लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जिसे हम मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है कि सर हमारा जो प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर है, क्या उन्हें इन तीनों प्रोसेस से होके गुजरना होता है?
यानी कि सर अगर हम प्रोडक्ट Q और प्रोडक्ट R को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो क्या हमें यहाँ पे टैनिंग प्रोसेस में उसको पहले लेके जाना होगा, फिर क्या हमें उससे डाइनिंग में लेके जाना होगा, डाइंग प्रोसेस में, फिर क्या उसकी फिनिशिंग होंगे, फिर वो तैयार होगा? जी सर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें ये तीनों प्रोसेस से हम क्रॉस नहीं हुए तो आपका लेदर प्रोडक्ट तैयार ही नहीं होगा। ये हमारा बिजनेस मॉडल है, इसी से ही हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो ये तीनों प्रोसेस से हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं? हमारे दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट Q एंड प्रोडक्ट R। इन दोनों को इन प्रोसेस के अंदर से जाना होता है और यहां से हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि सर ये जो टैनिंग है, ये जो टैनिंग प्रोसेस है, क्या हमें यहाँ पे कुछ खर्चा आता होगा? क्या हमें डाइंग में खर्चा आता होगा? क्या हमें फिनिशिंग के काम को करने में खर्चा आता होगा? सर ऑब्वियसली यार, इन तीनों प्रोसेस में हमें कोई ना कोई खर्चा तो आना ही है। जब हम टैनिंग कर रहे हैं यानी कि इंसानों की जानवरों की स्किन निकाल रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसमें मटेरियल का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें लेबर का जो काम कर रहा है, उसमें हमारे ओवरहेड्स का भी खर्चा हो रहा है। जब हम ये जो उसमें पेंट लगा रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये तीनों खर्चे हो रहे हैं और फिनिशिंग में भी हमारा पैसा खर्चा हो रहा है। उसको फिनिशिंग टच देने के लिए हमें जो भी मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है। तो ये तीनों प्रोसेस में हमारा कोई ना कोई खर्चा लगता ही है, ठीक है ना? तो ये सब क्या है, यहां पे कॉस्ट तो इन्वॉल्व होता ही है। तो सर मेरा जो अगला सवाल है वो भी पूरा हो गया। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये टैनिंग प्रोसेस क्या एक फंक्शन है, क्या एक सिर्फ एक काम है, एक प्रोसेस है, कि ये एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है? सर नहीं, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस है, ये खुद से टैनिंग करके माल क्रिएट करके बेच नहीं सकते। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। यहाँ पे हमारा खर्चा लगता है और यहाँ से खर्चा लग के नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाता है और जैसे ही हमारा फिनिश गुड्स तैयार होता है वो बिकने के लायक होता है। सिर्फ टैनिंग करके हमारा काम होता नहीं है कंप्लीट। तो ये अपने आप में माल नहीं बेच सकते। ये तीनों फंक्शन जो है, ये तीनों क्या है, हमारे फंक्शन है, ये हमारे काम है। और इन तीनों फंक्शंस को जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जो किसी पे निर्भर है, और सेकेंड थिंग ये खुद से काम नहीं कर सकते, और लेकिन यहाँ पे हमारा पैसा तो लग ही रहा है। तो इससे हम कहेंगे ये तीनों क्या है हमारे, ये तीन प्रोसेस जो है ये है हमारे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का मतलब सिंपल शब्दों में ऐसा होता है बेटा, देखो आपके ये तीनों प्रोसेस है, हर प्रोसेस में कोई ना कोई खर्चा लग रहा है, लेकिन ये जो खर्चा है हर एक प्रोसेस में, टैनिंग में जो खर्चा हो रहा है ये हो रहा है हमारा प्रोडक्ट Q और प्रोडक्ट R के लिए, है ना? अल्टीमेटली भाई टैनिंग करके किसको, ये जो खर्चा आएगा टैनिंग में, ये हम किसको एलोकेट करेंगे? प्रोडक्ट Q में थोड़ा खर्चा डालेंगे, प्रोडक्ट R में। वैसे ही डाइंग का खर्चा हम डालेंगे प्रोडक्ट Q और प्रोडक्ट R में, क्योंकि अल्टीमेटली ये हम पूरा काम, ये पूरा प्रोसेस हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रोडक्ट Q और प्रोडक्ट R को बनाने के लिए, है ना? प्रोडक्ट Q और प्रोडक्ट R। तो इन तीनों सिस्टम में, इन तीनों प्रोसेस में जो भी खर्चा आएगा वो हमारा किस में एलोकेट होगा? हमारा प्रोडक्ट Q और प्रोडक्ट R में। एज सिंपल एज दैट। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ गई, ये जो मैंने आपको कही है, आपने 99% इस क्वेश्चन को आपने पहले ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपने बिजनेस मॉडल को समझ लिया। आगे आते हैं। उसने बोला है कि हमने जो कॉस्ट को एलोकेट किया है, एक यूनिट ऑफ लेदर प्रोडक्ट वो इस प्रकार से है। तो देखेंगे बेटा, जब एक यूनिट लेदर प्रोडक्ट का तैयार होता है उसका खर्चा आता है हमें 460 रुपए। और जब हम डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, मटेरियल का खर्चा आ गया 460 रुपए एक लेदर प्रोडक्ट को तैयार करने में। जब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा 300 रुपए का खर्चा। कितना आता है? 300 रुपए का खर्चा। कितना आता है गाइस? 300 रुपए का खर्चा आता है। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? इनका ऐसा बोलना है कि जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे, मैं एक सेकेंड आपको थोड़ा सा क्लीन करके बताता हूँ वापस से। यहीं पे हमारी गाड़ी हमेशा घूमती रहेंगी इन तीनों प्रोसेस में। देखिए बेटा, अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट को तैयार होने में इन तीनों प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, और जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट इन तीनों प्रोसेस से होके गुजरेगा, हमें पता चला कि आपको मटेरियल का जो कॉस्ट आ रहा है इन तीनों प्रोसेस में मिला के, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपका 460 रुपए, 460 रुपीज। और उनका ऐसा कहना है ये 460 रुपयों में से टैनिंग प्रोसेस में हमें 140 रुपए का खर्चा आता है, डाइंग प्रोसेस में हमें 180 रुपए का खर्चा आता है, फिर फिनिशिंग में हमें 140 रुपए का खर्चा आता है। ये इन्होंने बता दिया है 460 का डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो मटेरियल का कुल मिला के खर्चा लग रहा है वो हमें इस प्रकार से लग रहा है। वैसे ही हमें लेबर का खर्चा लग रहा है ना? हमारे लेबर्स भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, और लेबर का जो हमें खर्चा लग रहा है वो कुल मिला के लग रहा है 300 रुपए का एक यूनिट के ऊपर में।
और 300 रुपए का खर्चा टैनिंग प्रोसेस में जो लेबर काम कर रहा है उसका खर्चा आया है 90 रुपए का, जो डाइंग प्रोसेस में काम कर रहा है उसका आया है 120 रुपए का, और जो फिनिशिंग में काम कर रहा है उसका काम पैसा आया है 90 रुपए का। ये हमने एक छोटा सा आपको बात बता दी क्या है, ठीक है ना। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की इन तीनों प्रोसेस में हमें कितना पैसा लग रहा है। और ये क्या है, ये सर एक कॉस्ट सेंटर है। ये क्या है, एक कॉस्ट सेंटर है जहां पे हमारा कॉस्ट लगता है। और ये जो कॉस्ट है अल्टीमेटली हम किसको एलोकेट करेंगे सर, हमारे फिनिश प्रोडक्ट को, क्योंकि वही बेच के तो हम पैसा कमाएंगे, है ना। ओके देखिए यहां पे उनका ऐसा कहना है कि अगर टैनिंग प्रोसेस को पहले समझिए, अगर टैनिंग प्रोसेस में 100 रुपए का खर्चा अगर होता है, इन दोनों को फिलहाल इग्नोर करो, ठीक है ना। अगर टैनिंग प्रोसेस में 100 रुपए का खर्चा होता है तो उसमें से 70 रुपीज का खर्चा टैनिंग में किया जाता है प्रोडक्ट क्यू के लिए, और 30% का खर्चा यानी कि 30 रुपए का खर्चा किया जाता है प्रोडक्ट आर के लिए। कोई भी खर्चा हो, मतलब कि टैनिंग प्रोसेस में ज्यादा काम किया जा रहा है प्रोडक्ट क्यू के लिए। अरे सर ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मैं किसी प्रोडक्ट में ज्यादा काम कर रहा हूं, ज्यादा मटेरियल डाल रहा हूं, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा अपोर्शन करूंगा, खर्चा मैं उसके ऊपर मैं ज्यादा डालूंगा। और इस बेचारे का मैं बहुत कम काम कर रहा हूं प्रोडक्ट आर के लिए, तो उसको कम कॉस्ट दूंगा। डाइंग प्रोसेस जो है इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को देखिए, अगर मैं 100 रुपए का खर्चा अगर होता है तो मैं 50 रुपए क्यू को एलोकेट करूंगा और 50 रुपए आर को। वैसे ही हमारा फिनिशिंग के काम की बात की गई है, ठीक है ना। आप ये बात समझ जाना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे पढ़िए फटाफट से। जनरल ओवरहेड्स पर यूनिट, सर हमने बात की मटेरियल की, हमने बात की लेबर की, क्या उसके अलावा भी खर्चे होते हैं? हाँ सर, इन दोनों के अलावा में जितने भी खर्चे होते हैं हम उनको जनरल ओवरहेड्स के नाम से कहते हैं बेसिक लैंग्वेज में। तो इनका ऐसा कहना है जनरल ओवरहेड्स पर यूनिट, एक यूनिट के लिए, ऑफ प्रोडक्ट क्यू और आर मैन्युफैक्चर्ड आर 115 रुपीज। या तो प्रोडक्ट क्यू बनाओगे तो भी 115 लगेंगे, प्रोडक्ट आर बनाओगे 115 लगेंगे। दैट मीन्स आपको 115 रुपए का ओवरहेड का खर्चा यहां पे आता है। Blanket absorption rate is derived after division of the general overhead with the number of leather produced at Q or R. Above cost allocation is the basis for the decisions regarding the pricing of the product. सिंपल बात बोल रहे हैं कि ये जो 115 रुपए हैं ये हमारे किसके लिए हैं, हमारे जनरल ओवरहेड्स के लिए। क्यू बनाओगे तो भी 115, आर बनाओगे तो भी 115 रुपए आएंगे। तो सर अगर क्यू के लिए 115 है जनरल ओवरहेड्स, आर के लिए 115 है, तो कुल मिला के कितने जनरल ओवरहेड्स हो रहे हैं? टोटल मिला के, हमारे टोटल मिला के इन दोनों का प्लस होता है 230 रुपए का जनरल ओवरहेड्स। इस इंडस्ट्री में जितने भी मेजर प्रोडक्शन प्रोसेस है उनका एनवायरनमेंट में इंपैक्ट है सारे स्टेजेस में। हमारे कितने प्रोसेस हैं? 3 प्रोसेस है। इन तीनों प्रोसेस में एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट हो ही रहा है। जब हम किसी भी जानवर की स्किन काट रहे हैं और उस टाइम पे हम उसको टैनिंग कर रहे हैं, हम उसकी समझ लो चमड़ी को प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे गैसेस एमिट होते हैं। जब हम उसको कलरिंग कर रहे हैं तो वहां से भी हमारे गैस एमिट हो रहा है। हमारा पानी उसके ऊपर में काफी वेस्ट हो रहा है, यानी कि गंदा पानी वहां से निकल के बाहर जा रहा है और ये अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। इंक्लूडिंग जनरेशन ऑफ वेस्ट, एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, आपका नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, वाटर कंटामिनेशन, वाटर खराब हो रहा है हमारा, ठीक है ना, पानी खराब हो रहा है, ये सब प्रोसेसेस से। तो ये सब एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए हमने इसकी बात की है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो वरीड है कि जो एनवायरनमेंट का इंपैक्ट है has taken initiative to prevent the environment, like research and development activities हम कर रहे हैं ताकि हम pollution level को कम कर सके। हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हम गैसेस को, हार्मफुल गैसेस को ट्रीट कर रहे हैं कि इससे हम कुछ अच्छा कर सकें। और एयरबोर्न एमिशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये जितना भी हम गंदा काम कर रहे हैं, हमारी अभी आंखें खुल गई हैं और हम इन सब को दूर करने की अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिजायर कर रही है कि हम अडॉप्ट करेंगे EMA। कंपनी को अभी लगता है कि हमें EMA यूज करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है हमें कंसिडर करना है एनवायरनमेंट कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए एनवायरनमेंट कॉस्ट को हमें कंसिडर करना है। आगे देखिए, उसने बताया है कि जो जनरल ओवरहेड्स है, आपको ध्यान होगा कि हमने 115 रुपए यहां पे डिस्कस किया था जनरल ओवरहेड्स, है ना। 115 रुपए जो जनरल ओवरहेड्स है उसमें कौन से खर्चे आते हैं, हमने उसको खोलने की कोशिश की। भाई टूथब्रश लेके आया, ये गया वो गया, भाई तूने साबुन भी लाया ना, तो भी मेरे को बता। तो ये 115 रुपए खोल के आपके सामने रखा हूं मैंने।
आपने जो खर्चा किए हो अपनी हार्मफुल गैसेस को ट्रीट करने में, आप धुआं छोड़ते हो, अब धुआं छोड़ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, आपने उसको ट्रीट करने के लिए, उसको कम करने के लिए एक समझ लीजिए एक सिस्टम लगाए हैं जहां पे धुआं पूरा कैप्चर हो जाता है, जहां पे धुआं फिल्टर होकर एनवायरनमेंट में जाता है और शुद्ध हवा बाहर छोड़ता है, खराब नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन एमिट नहीं करता है। वो सिस्टम को लगाने के लिए आपने 40 रुपए का खर्चा हुआ है हर एक यूनिट के ऊपर में, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो खर्चा होता है एक यूनिट का, वो आता है हमारा 50 रुपए का। वेस्ट वाटर यानी कि गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए जो हमने खर्चा किया है ताकि अगली बार से गंदा पानी ना हो, उसको जो हमने हर एक यूनिट के ऊपर एलोकेट किया हुआ है 50 रुपए। फिर हमने ट्रीज को प्लांट किया है, हर ट्री को प्लांट करने में हर यूनिट के ऊपर में हमने 10 रुपए डाले हैं, और मिसलेनियस हमने 15 रुपए डाले हैं। आगे देखिए, प्रोसेस वाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ वेस्ट वाटर एंड हार्मफुल गैसेस। प्रोसेस वाइज हर प्रोसेस में आपने बेटा क्या किया है, हमारा लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। लेदर के प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में तैयार होते हैं। हमारा पहला प्रोसेस है कौन सा गाइस, कम ऑन, वापस से आप खुद बोलिए, टैनिंग, डाइंग एंड हमारा कौन सा है, पॉलिशिंग का स्टेज है ना। ये तीनों स्टेजेस में हमारा क्या हो रहा है, गैसेस एमिट हो रहे हैं। ये तीनों स्टेजेस के बाद ही हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो टैनिंग में काफी ज्यादा हमारे क्या हो रहे हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रहे हैं। देखेंगे तो सीसी कितना रिलीज हो रहा है, कार्बन कितना एमिट कर रहे हैं हम, 400 कर रहे हैं, यहाँ पे 300 कर रहे हैं, यहाँ पे 100 कर रहे हैं। तो टोटल मिला के हमने अगर 800 यूनिट्स ऑफ गैसेस को रिलीज किया है ना, तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे 400 किया है। तो काफ़ी ज़्यादा हमने किया है टैनिंग स्टेज पे, फिर डाइंग स्टेज पे भी हमने काफ़ी किया है, फिनिशिंग स्टेज पे भी काफ़ी किया है। अगर मैं पानी की बात करूँ तो आपने जो गंदा पानी जनरेट किया है, अच्छा गंदा पानी जनरेट करोगे ज़्यादा तो उसको ठीक करने में भी ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो टैनिंग प्रोसेस में आप देख रहे हो कि बहुत पानी का वेस्टेज हुआ है, गंदा पानी बहुत जनरेट हुआ है। डाइंग प्रोसेस में भी हमारे 600 लीटर हर हफ्ते में जनरेट हुए हैं। और फिनिशिंग के लिए हमें कोई पानी खराब नहीं लगता, तो फिनिशिंग के ऊपर में हमें बहुत ही कम खर्चा आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए, राइट। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, और आगे ये वाली इंफॉर्मेशन को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। और जो हमारे रिमेनिंग ओवरहेड्स है, ओवरहेड कॉस्ट जैसे कि मिसलेनियस एंड कॉस्ट ऑफ ट्रीज आर एलोकेटेड इक्वली बिटवीन प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। बेटा इनका क्या कहना है, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। हमारे खर्चे कौन से हुए हैं, ये हमारे खर्चे हुए। खर्चा नंबर 1, खर्चा नंबर 2, खर्चा नंबर 3, खर्चा नंबर 4। अदर देन मैं बोल रहा हूं, मटेरियल लेबर को साइड करो, मैं ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं। जो 115 रुपए का ओवरहेड है, ये उसकी बात है, 115 रुपए के ओवरहेड की। 115 रुपए के ओवरहेड में से हमने क्या किया है ना भाई, हमने बाकी सबको पहले हटा दिया, मटेरियल लेबर को। उसमें से अब हमने देखा कि भाई ये जो खर्चे हैं, पहला वाला जो खर्चा है हमारे 40 रुपए का जो खर्चा आ रहा है हर एक यूनिट के ऊपर में। अच्छा, ये खर्चा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने गंदा पानी निकाला। जैसे कि इसकी बात करते हो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का खर्चा क्यों आया, क्योंकि आपने गंदा पानी निकाला। अगर गंदा पानी निकलता ही नहीं तो मैं वेस्ट वाटर को ट्रीट ही क्यों करता, उसको ठीक ही क्यों करता यार, है ना। तो यहां पे मेरे को जो खर्चा आए हैं वो क्यों आए, क्योंकि आपने गंदा पानी निकाला। अब मैं सोच रहा हूं कि गंदा पानी क्यों निकला, तो देखा भाई, ये देखो, ये टैनिंग में बहुत पानी निकला गंदा वाला, यहां पे बहुत गंदा पानी निकला, यहां पे कुछ नहीं निकला। अब मैं कॉस्ट एलोकेट करूंगा हमारे किसके ऊपर में, टैनिंग के ऊपर में, कि कितना खर्चा टैनिंग के ऊपर में डालूं मैं, क्योंकि इसने ज्यादा गंदा पानी निकाला है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा खर्चा डालूंगा, और इसने डाइंग ने कम निकाला है तो इसके ऊपर थोड़ा सा कम डालूंगा प्रोपोर्शनेटली, और फिनिशिंग के ऊपर में कोई पानी खराब नहीं हुआ है तो इसके ऊपर में ये वाला कोई भी खर्चा मैं एलोकेट नहीं करूंगा। तो ऐसा हमें दिमाग लगाना है। और इनका ऐसे कहना है, जो आखिरी के 2 है, प्लांटिंग ट्रीज और मिसलेनियस, ये तो हमने सबके लिए इक्वली किया है, यानी कि तीनों प्रोसेस के लिए हमने इक्वली किया है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अगर यहां तक के भी आपको थोड़ी सी भी तकलीफ आई हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको लग रहा है कि आपको खुद से करना चाहिए तो प्लीज करिए, लेकिन मेरी गारंटी है अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और आपके मन में 1% भी डाउट है तो गाइस मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी आपके लिए, ठीक है ना। ओके, आइए, पहला सवाल हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट करो। दोस्तों, मेरी डिक्शनरी में, इंस्टीट्यूट की डिक्शनरी में कैलकुलेट का मतलब सिर्फ कैलकुलेट है, उसमें आपको कुछ लिख के नहीं बताना है, तो टेंशन मत लो। कैलकुलेट करो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन, बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। आइए यहाँ पे
बेटा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं, हाँ ये सही है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा सर ये कौन सा मेथड है हमारा, ये है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। ओके तो ये हमारा कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। मेरा आपसे एक बहुत ही छोटा सवाल है, सर पूछो सवाल क्या है, हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर मुझे क्यों निकालनी चाहिए। अरे सर देखो मेरा बिजनेस क्यों करता हूं मैं, सर देखो मैं करता हूं प्रॉफिट कमाने के लिए। आपको स्टार्टिंग से आखिरी तक के मैंने यही चीज लिंक कराई है। सर प्रॉफिट कैसे आता है, सर देखो सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट। अच्छा कॉस्ट में क्या आता है, सर हमारा कॉस्ट में आता है हमारे एक्सपेंसेस, जितने भी हम खर्चे करते हैं, जितने भी हम खर्चे करते हैं। तो अगर हमने सेलिंग प्राइस लिख लिया और सारे खर्चे लिख दिए हर एक यूनिट के, तो क्या हमें एक यूनिट का प्रॉफिट मिल जाएगा, मिल जाएगा। सर क्या मैं इसका रेशो भी निकाल सकता हूं कि कितना परसेंट प्रॉफिट है, बिल्कुल सिंपल है सर, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 आ गया, है ना। तो हम यही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करना है हमें। चलो उसने जैसा बोला है वैसा करते हैं और लॉजिकली हम तैयार करते हैं स्टेटमेंट को। क्या स्टेटमेंट तैयार करेंगे, देखो ब्रो आओ यहाँ पे, हमारा है, हमारे कितने प्रोडक्ट हैं, हमें सर दो प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट Q, एक है प्रोडक्ट R। हम ये दोनों प्रोडक्ट बेचते हैं और हर प्रोडक्ट के ऊपर में जो जो खर्चा आएगा हम वो लिख लेंगे और हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एक यूनिट के ऊपर में कितना है जो कि हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारा पहला कौन सा प्रोडक्ट है, पहला है प्रोडक्ट Q, फिर है हमारा प्रोडक्ट R और हम यहाँ पे डाल देंगे सारे हमारे खर्चे और आ जाएगा हमारा प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है आइए शुरू करेंगे, आइए ब्रो शुरू करेंगे। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा है पहला क्या, सबसे पहले सर सेलिंग प्राइस बता दो ना कितना है, क्वेश्चन में दिया है क्या, सेलिंग प्राइस एक यूनिट का कितना है, सेलिंग प्राइस एक यूनिट का कितना है, क्या क्वेश्चन में दिया है। सेलिंग प्राइस एक यूनिट का है 620 रुपए, 620 रुपीज। और आर का कितना है, ये देखिए आर का दिया है 420 रुपीज़, ये नोट कर लिया मैंने 420 रुपीज़। सर उसके अलावा मेरे कौन से खर्चे हो रहे हैं, बहुत ही सिंपल है बताइए जल्दी से। सर पहले ना मेरा मटेरियल का खर्चा होता है, मटेरियल एक्सपेंस, फिर सर मेरा कौन सा होता है, मेरा होता है लेबर का खर्चा, लेबर एक्सपेंडिचर, और उसके अलावा हमारे होते हैं जनरल ओवरहेड्स। कौन से होते हैं, जनरल ओवरहेड्स। सर हमें क्वेश्चन में दिया है कि जनरल ओवरहेड्स हम क्या करते हैं ब्लैंकेट वे, हम कौन से वे में हैं अभी, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। मतलब कि भैया उसने बोला है कि देखो 115 रुपए एक यूनिट के ऊपर में लगता, भले ही आप प्रोडक्ट क्यू बनाओ या प्रोडक्ट आर बनाओ। यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट क्यू बनाया एंड आपने प्रोडक्ट आर बनाया तो आपको 115 रुपए यहां पे लग जाएंगे, कितने, 115 रुपए। ये हमें क्वेश्चन में दिया है जब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। हमारे जो जनरल ओवरहेड्स होते हैं यानी कि बेसिक के खर्चे, जनरल खर्चे, हम उसको एलोकेट जो करते हैं जिस बेसिस पे करते हैं, इस क्वेश्चन में दिया है कि आप ब्लैंकेट वे में यानी कि आंख बंद करके एक काम करो, टोटल कितना हुआ, कितने प्रोडक्ट है, देखो टोटल कितना है, 230 रुपए लग गए सर कुल मिला के। अच्छा हमें बताओ कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, चलो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, डाल दो दोनों में आधा आधा खर्चा। अरे डालो ना यार, ठीक है ना, चलो दोनों में आधा आधा खर्चा डाल दिया, है ना। ऐसे हमने दोनों में खर्चे एलोकेट कर दिए। हमें अभी क्या करना है, ये हो गया हमारा ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। इसमें हमारे 2 खर्चे एलोकेट करने बाकी है, पहला है मटेरियल का खर्चा, फिर है हमारा लेबर का खर्चा। सर मटेरियल का कहाँ है खर्चा, देखो ना हमें क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है कि प्रोडक्ट क्यू के लिए कितना खर्चा हो रहा है, नहीं दिया है। उसने क्वेश्चन में बताया है कि हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, 3 प्रोसेस के थ्रू हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है और उन तीनों प्रोसेस में हमारा मटेरियल का भी खर्चा हो रहा है, लेबर का भी, तो हम वो प्रोसेस के थ्रू हमारा निकालेंगे। तो आपके लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 और यहां पे लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 2, है ना। हम मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा ऐसे निकालेंगे। देखिए आइए मेरे साथ। सर सबसे पहले कौन सा करें, मटेरियल का खर्चा, कितना प्रोडक्ट क्यू कितना प्रोडक्ट आर में है वो निकाल लेते हैं। देखिए एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू प्रोडक्ट क्यू
एंड प्रोडक्ट आर, हमारा कितना क्यू में है कितना आर में है, हमें ये निकालना है। सर एक बात पूछोगे आपसे? हाँ हाँ पूछो। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर डायरेक्ट मटेरियल हमारा जो खर्चा आता है एक यूनिट को तैयार करने का पूरे प्रोसेस में वो आता है 460 रुपए। कितना आता है? 460 रुपीज। तो मुझे 460 रुपए का मटेरियल कॉस्ट ही एलोकेट करना है। आप समझे नहीं? एक बार जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, ये हमारा डाइंग, ये जो है हमारा डाइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में जितना भी मटेरियल का खर्चा आया है, हमें दिया है टोटल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमारा कितना है? देखिए यहां पे हमें दिया है 460 रुपए। अच्छा सर 460 रुपए का मटेरियल का खर्चा क्यों आया है? क्योंकि मैंने 3 प्रोसेस में काम किया है और हर प्रोसेस में थोड़ा सा मटेरियल का खर्चा आया ही है। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है मेरा सर? फर्स्ट प्रोसेस जो है ना उसका नाम क्या है ना, बताइए ना। पहला है सर टैनिंग प्रोसेस, और सेकंड कौन सा है ब्रो? सेकंड है हमारा DYEING डाइंग प्रोसेस, और तीसरा बताइए ना, थर्ड बताइए ना। थर्ड है हमारा फिनिशिंग करने में खर्चा आता है, फिनिशिंग करने में, ठीक है ना। ओके अब मुझे बताइए सर कि जब मैं 460 रुपए में से मुझे कितना खर्चा आता है टैनिंग प्रोसेस में? ये देखिए क्वेश्चन में दिया है 460 में से 140 का खर्चा आता है। यहाँ पे लिख लूँ 140 रुपीज़, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आता है 180 रुपये, 180 रुपीज़। उसके बाद बताइए सर यहाँ पे आता है 140 रुपीज़। ऐसे करके मेरा 460 रुपए का खर्चा हर प्रोसेस में इतना आता है। अब आपसे नेक्स्ट सवाल है सर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सर यहाँ पे खर्चा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे अपने 2 प्रोडक्ट तैयार करने हैं। कौन से प्रोडक्ट? मुझे प्रोडक्ट P तैयार करना है Q, और प्रोडक्ट R तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए ही ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है जब मैं टैनिंग कर रहा हूं, टैनिंग का प्रोसेस कर रहा हूं, फर्स्ट प्रोसेस कर रहा हूं, ये कौन से प्रोडक्ट्स के लिए? सर दोनों प्रोडक्ट के लिए। कौन से प्रोडक्ट है हमारे? प्रोडक्ट Q है और हमारा है प्रोडक्ट R। इन दोनों के लिए काम हो रहा है। जब मैं डाइंग कर रहा हूं, ये किसके लिए कर रहा हूं? सर मैं दोनों के लिए कर रहा हूं, प्रोडक्ट Q के लिए भी कर रहा हूं और प्रोडक्ट R के लिए भी कर रहा हूं। जब मैं फिनिशिंग कर रहा हूं तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं प्रोडक्ट Q के लिए भी कर रहा हूं और मैं प्रोडक्ट R के लिए भी कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हम ये दोनों के लिए कर रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। ओके मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल आराम से आगे बढ़ना चाहता हूं। जब मैं टैनिंग कर रहा हूं, जब मैं टैनिंग के प्रोसेस में हूं, तो मैं कितना % खर्चा या फिर कितना प्रतिशत काम मैं Q के लिए करता हूं, कितना प्रतिशत काम R के लिए करता हूं? क्या आप बता सकते हैं? देखिए क्वेश्चन में जब हम टैनिंग का काम करते हैं तो यहां पे देखिए मैं 70% काम करता हूं टैनिंग किसके लिए? प्रोडक्ट R Q के लिए, और 30% मैं काम करता हूं किसके लिए? मैं करता हूं R के लिए। मतलब सिंपल सी बात है सर, जब टैनिंग का प्रोसेस चल रहा है तो टैनिंग में क्या हो रहा है भाई? ये बकरियों के वगैरह जितने भी है ना वुल के, हम क्या निकाल रहे हैं? उनकी वो निकाल रहे हैं, खाल निकाल रहे हैं। तो खाल निकालने में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा यानी कि 70% टाइम्स या फिर 70% जो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन मटेरियल का खर्चा आ रहा है वो आ रहा है मेरा Q के लिए, और 30% टाइम मेरा खर्चा आता है टैनिंग प्रोसेस में R के लिए। तो आप सोचिए कि मैं Q को कितना रुपया एलोकेट करूं 140 रुपए के खर्चे में से, जो कि टैनिंग बेचारे के ऊपर में। अरे भैया ये देखो ना, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, ये कुछ करता ही नहीं। अब इसका जो खर्चा है अल्टीमेटली भाई Q और R के लिए तो कर रहा, तो इसमें ही खर्चा बटेगा इसका। तो बताओ 140 रुपए का खर्चा मैं Q में कितना रुपए डालूं? सर इसने 70% यूज किया ना, तो 70% डालो। R ने 30% यूज किया ना, तो 30% डालो वहां पे। बिल्कुल जैसा आप बोले आका मेरे, सुनो 140 का 70% हम डालेंगे किसके ऊपर में? Q के ऊपर में। Q के ऊपर में कितना हो रहा है? दिस इज 98 रुपीज। और R के ऊपर में कितना हो रहा है? ये अगर 70 है तो 30 कितना? ये होता है हमारा 42। कितना हो रहा है? 42, राइट। अच्छा बताइए सर जब मैं डाइंग प्रोसेस में हूं तो उसमें मटेरियल का खर्चा आता है मुझे 180 रुपए। इस 180 रुपए में से मैंने चेक किया कि डाइंग का जो काम है वो कितना प्रतिशत सेवा देता है प्रोडक्ट Q को? तो क्वेश्चन में दिया है 50%, और R को देता है 50%, यानी कि इक्वल। तो ये दोनों के लिए इक्वल सेवा देना है, दोनों के लिए सेम मटेरियल यूज हुआ है इस प्रोसेस में।
कितना परसेंट यूज हुआ है मटेरियल यहाँ पे 50% यूज हुआ है। इसके लिए यूज हुआ है 50%। कौन से प्रोसेस में? डाइंग के प्रोसेस में। बताइए कितना हो रहा है? सर ये देखो 180 का 90%, 180 का 50% होता है 90, है ना। और यहाँ पे भी हमारा 90। बिल्कुल सिंपल है सर, एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, फिनिशिंग के लिए भी सर हमें मटेरियल लगता है, इसमें 140 रुपये लगे हैं। इसमें भी सर हमारा 70-30 का रेशो है। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखिए, फिनिशिंग का जो काम है वहाँ पे भी ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है। तो वैसे ही हम इसे बांट देंगे। तो 140 का 70% कितना हुआ भाई? 140 का 70% कितना हुआ? हमारा 98। हमने पहले ही निकाला, वैसा ही खर्चा है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42 रुपीज। ये हो गया हमारा एलोकेशन कंप्लीट। क्यू को कितना, आर को कितना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था सर? हमें ये देखना है मटेरियल का जो खर्चा हुआ है, कुल मिला के मटेरियल का खर्चा। क्यू को कितने रुपए डालूं? ये देख रहे हो क्या, ऊपर हमने खाली रखा है। क्यू को कितने रुपए डालूं और आर को कितने रुपए डालूं, हमें ये निकालना है। तो सर देखो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में हर प्रोसेस में क्यू को कितना पैसा गया है वो निकला हुआ है, ये देख रहे हो, और आर को कितना पैसा गया है वो निकला हुआ है। तो हम इन दोनों की अलग अलग टोटल मार लेंगे और देखेंगे कि कितना कॉस्ट होता है और वहां पे डाल देंगे, है ना। ये देखो भाई, मैं जितने भी ये जो स्टार वाले हैं, यानी कि जो हमारे क्यू के लिए हैं, ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये सब क्यू वाले कितने रुपए हो रहे हैं? 98 प्लस 98 प्लस 90 हो रहा है हमारा 286 रुपीज़। और बताइए कि हमारे प्रोडक्ट आर के लिए कितना हो रहा है? ये देखिए आपके आंखों के सामने हैशटैग इन सबको जोड़ रहा हूं। और एग्जामिनेशन में आप ये बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। अपने दिमाग के हिसाब से ICAI का तरीका रखोगे तो याद करना पड़ेगा, और हमारा तरीका होता है लॉजिकल, जो आप कभी भी अपने सोते जागते कभी भी किसी को भी समझा सकते हो। दिस इज व्हाट 42 प्लस 90 प्लस 42, दिस कम्स टू 174 रुपीज। कितना हो रहा है? 174 रुपीज। अच्छा सर एक बार आपको मैं टोटल दिखा दूं क्या? ये देखो दोनों का टोटल मैच हो रहा है क्या? कितना हो रहा है टोटल? 286 रुपीज प्लस 174 रुपीज कम्स टू 460। सर ये देखिए ना, हमने क्या कर दिखाया, ये देखो हमारा 460 रुपए का खर्चा हुआ था, और हमें ये देखना था कि प्रोडक्ट क्यू के लिए कितना और प्रोडक्ट आर के लिए कितना। और हमने चालू किया भाई इनको पहले डाल के, फिर इन्होंने कितना सेवा दिया अपने नीचे वाले प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर को, उसके बेसिस पे हमने एलोकेट किया क्यू को कितना और आर को कितना, और इन दोनों का चेक किया तो 460, यानी कि हमारा एलोकेशन सही है। इससे कहते हैं एट द मोमेंट रिकंसिलेशन, जो आप एग्जामिनेशन में कर सकते हो। 286 एंड 174, 286 एंड 174, राइट। तो ये हमने किया मटेरियल के लिए। क्या सेम आप कर सकते हो लेबर के लिए? आपके लिए भी सेम है सर। देखो लेबर की सेवाएं तीनों प्रोसेस में लगी है, और हर एक प्रोसेस में जो लगी है उसने प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर को सेवाएं दी है। तो हमें प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर के ऊपर में लेबर का कॉस्ट कितना है वो निकालना है। चलिए निकालिए मेरे साथ, कम ऑन, आइए आप करके दिखाएंगे क्या? हाँ सर पूरा भरोसा है मेरे को आप पे भी। आइए चलो, हम कर रहे हैं लेबर कॉस्ट एलोकेशन। लेबर का कॉस्ट एलोकेशन जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बताओ कि कौन से प्रोसेस है हमारे? ये देखो हमारा है पहला टैनिंग प्रोसेस, फिर है हमारा डाइंग प्रोसेस, और फिर कौन सा है हमारा? फिनिशिंग। सर अब तो बहुत स्पीड हो गई यार आपकी तो। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, इतना सिंपल काम बता रहा हूं। लेबर कॉस्ट बताओ टोटल में कितना है? टोटल में कितना है? 300 रुपए का है लेबर कॉस्ट टोटल, 300 पर यूनिट। अच्छा बताइए कि इसने कितना यूज किया है? इसको लगेगा 90 रुपीज, इसको लगेगा 120 रुपए। ध्यान से लिखना फिगर्स, इसको लिखेंगे लगेगा 90 रुपीज, ठीक है ना। और ये टोटल मिला के होता है 300 रुपए। अच्छा सर मुझे बताइए टैनिंग ने कितना प्रतिशत सेवा दिया है क्यू को और आर को? वैसे ही डाइंग के लिए आप बताएंगे क्या? सर अभी तो ईजी है बहुत। क्यू को कितना, आर को कितना? बहुत सिंपल है, सोचिए ना, कम ऑन। टैनिंग ने कितना प्रतिशत सेवा दिया है क्यू को? सर याद है ना, अभी तो किए 70%, इसने 30%। जब हम डाइंग का काम कर रहे हैं तो 50% सेवाएं मिली है प्रोडक्ट क्यू को एंड 50% सेवाएं मिली है प्रोडक्ट आर को। जब हम फिनिशिंग का काम करते हैं तो हमने 70% सेवा दी है क्यू को और 30% दी है आर को। चलिए दोस्तों कैलकुलेटर्स नहीं उठा के डायरेक्ट करेंगे। ये कितना होता है? चलो कमान कमान कमान,
गाइस सब खुद से पूरा कंप्लीट कर लो, है ना, फटाफट फटाफट कर लो, मैं डायरेक्ट फिगर्स लिखूँ क्या? कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी जल्दी करो। ये कितना हो रहा है? चलो चलो जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, अभी आप कर लोगे। ठीक है, अब आओ हमें बताओ कि सर क्यू के लिए कितना खर्चा हो रहा है। क्यू के लिए सर ये देखो ना, ये क्यू वाले उठा रहा हूं, क्यू 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 कितना हो रहा है? 63 प्लस 63 प्लस 60 इज व्हाट? 186 रुपीज का एलोकेशन हम कॉस्ट का करेंगे, लेबर का, प्रोडक्ट क्यू के ऊपर में। और आर आर आर, अरे मूवी आई थी ना आर आर आर, उसके लिए है भाई। कम ऑन, 27 प्लस 60 प्लस 27 इज व्हाट? 114। बताइए कि टोटल मैच हो रहा है कि नहीं? 186 प्लस 114 इज 300 गाइस। कम ऑन, एलोकेशन ऊपर करेंगे 186 एंड 114, 186 114। आइए एलोकेट करो, हमारा ये कंप्लीट होता है 186 एंड 114। आइए इसका हमारा कंप्लीट करेंगे। बेटा हमारा काम क्या था? प्रॉफिट निकालना, एक यूनिट पे कितना हो रहा है। क्या हमारा प्रॉफिट अभी आ जाएगा? सर आ जाएगा ना, सारे खर्चे हो गए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एवरीथिंग इज डन। बताइए प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो रहा है? 620 रुपये में माल बेचा, 286 रुपये का हमारा आता है प्रोडक्ट क्यू के ऊपर मटेरियल कॉस्ट, फिर 186, फिर 115 होता है 33 रुपीज़ का प्रॉफिट प्रोडक्ट क्यू का। और प्रोडक्ट आर का बताइए कितना हो रहा है? 420 में बेचा, 174 का मटेरियल कॉस्ट, 114 का लेबर कॉस्ट, 115 का बाकी कॉस्ट, ये होता है 17 रुपये। सर कितना हुआ बताइए ना? प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, मार्जिन परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है? सर मैंने अगर 33 रुपये कमाए हैं तो कितने रुपए का माल बेच के ये कमाए हैं? हमने 620 रुपये का माल बेच के, तो परसेंटेज कितना हो रहा है? देखो ये फर्स्ट वाले का। सर मैंने 620 कमाए हैं 33 का माल बेच के, तो सॉरी उल्टा बोल दिया, मैंने 33 रुपये कमाए हैं 620 का माल बेच के, तो मैंने कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाया है? 33 डिवाइड बाई 620 इंटू 100 इज व्हाट? 5.32%। मैंने हर 100 रुपए के माल बेचने पे 5.32 रुपए का प्रॉफिट किया है। और यहां पे मैंने 4.047 समथिंग का प्रॉफिट किया है। इससे समझ में आ रहा है कि सर हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सर हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? जल्दी बताइए। हमारा है प्रोडक्ट क्यू ज्यादा प्रॉफिटेबल, क्योंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। हर 100 रुपए का माल बेचने पे मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, और जब मैं आर की बात करता हूं, हर 100 रुपए का माल बेचने पे मेरे को 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना प्रेफर करेंगे, बेचना प्रेफर करेंगे? आप हमेशा क्यों प्रेफर करेंगे, बनाना और बेचना। ये क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से हमें समझ में आ रहा है। एक बात इसमें बहुत सोचने वाली है, हमने यहां पे जो हमारे जनरल ओवरहेड्स है उसको कैसे एलोकेट किया है? इक्वल। हमने कोई दिमाग नहीं लगाया कितने रुपए खर्चा हुआ, 230 रुपए, डालो दोनों में आधा आधा, खत्म करो, मेरे को दिमाग लगाने का ही नहीं, ठीक है ना। एलोकेशन अपने से होता नहीं। तो हमने ये गंदा तरीका किए हैं हमारे ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन में। इसको आप कह सकते हो बुढ़ाऊ लोग जैसे काम करते हैं, पुराने जमाने के लोग बिना दिमाग लगाए वो ऐसे एलोकेट करते हैं। लेकिन हम हैं स्मार्ट, हमने पढ़ाई की है। और अगला सवाल आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। देखिए यहां पे देखिए ब्रो, क्या बोला गया है? उसने बोला है रिकैलकुलेट करो, वापस से प्रॉफिट निकालो। कौन सा प्रॉफिट? प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर क्या ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सुना सुना लग रहा है क्या? सर देखो ना, बार बार बचा के मेरे को थक गया मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कोई कोने में कहीं ना कहीं अगर सुन रहा होगा और उसने पढ़ाई नहीं किया ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। थोड़ा सा उसको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान से समझिए, हमने वापस से ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिकैलकुलेट करना है। यानी कि जो आपने अभी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकाले ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। आइए बताता हूं क्या। पहले ये इसको लिख लेंगे, ये आपने लिख लिया होगा बेटा। आपको बोलता हूं साथ साथ चला करो मेरे, है ना, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल साथ में। ओके, हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, रिकैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी
यूजिंग यूजिंग ABC, यानी कि कम ऑन एनीबडी कैन, अरे यार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सर, कम ऑन। ऑलराइट, तो हमारे कौन से प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट क्यू है, प्रोडक्ट आर है। बहुत अच्छे बेटा। इन दोनों का हम माल बेचते हैं और हमें इसकी कमाई होती है। सेलिंग प्राइस बताएंगे क्या सर? क्या ऊपर से कॉपी कर लेंगे सब? हाँ हाँ वही है ना, माल तो मैं उतने में बेचूंगा ना इसको। 620, 286, 186, देखो वही कॉपी कर रहा हूं। 620, 286, 186, हर चीज का लॉजिक मिलेगा बेटा, कोई भी चीज हवा में नहीं है यहाँ पे। सुने, 420, 174, 114, 420, 174, 114, ठीक है ना। ये क्या है सर? ये बताइए। सेलिंग प्राइस में से हम अपने सारे खर्चे जब हटाते हैं तो हमें आता है प्रॉफिट। सारे खर्चों में सबसे पहला खर्चा जो हमने देखा है वो है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, फिर है हमारा कौन सा? डायरेक्ट लेबर। उसके बाद में कौन सा है? फिर है सर हमारा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ये है हमारे सारे खर्चे, राइट। देखो पहले एक बार चेक कर लो सब सही है। 620, 286, 186, एक सेकंड बस चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर 420, 174, 114। एग्जामिनेशन में ऐसे ही चेक करना जैसे मैं कर रहा हूं। 420, 174, 114। बेटा आप ध्यान से सुनिए, हमने क्या बात की? हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाएंगे। आप एक बात सोचिए, मटेरियल का जो खर्चा है, लेबर का जो खर्चा है, हमारा ये दोनों आइडेंटिफाइबल खर्चे हैं। इससे हम वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, यानी कि पता था भाई इतने रुपए का मटेरियल का खर्चा इस प्रोसेस के ऊपर में, फिर इस प्रोसेस के ऊपर में, फिर इस प्रोसेस के ऊपर में, और हर एक प्रोसेस ने कितने परसेंटेज की सेवा अपने नीचे वाले प्रोडक्ट्स को दी है, ये हमें पहले से ही पता था। इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, ना ही हमें दिमाग लगाने की बात थी। तो हमने कैसा एलोकेशन किया? जैसे कि ये लेबर का किया, भाई कितने रुपए टैनिंग के ऊपर में, कितना डाइंग के ऊपर में, कितना फिनिशिंग के ऊपर में, और फिर हमने वही प्रोडक्ट को लिया और फिर हमने निकाला हमारा मटेरियल के ऊपर में क्यू के ऊपर कितना, आर के ऊपर कितना, लेबर का क्यू के ऊपर, आर के ऊपर कितना। तो यही हमने हमारा नॉर्मल एलोकेशन में भी किया और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी किया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस चिड़िया का नाम है सर? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये एक तरीका है जिससे आप अपने ओवरहेड्स को सिस्टमैटिकली एक्टिविटी के बेस पे एलोकेट कर सकते हो। दैट मींस हमारी लड़ाई इसको एलोकेट करने में है ही नहीं एबीसी में, हमारी लड़ाई सिर्फ एक गवार के साथ में। वो गवार जो बोलता है कि अगर तूने 230 रुपए का खर्चा किया है और तेरे अगर ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं तो दोनों में ना इक्वल खर्चा बांट दे, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। उस गवार के साथ में लड़ाई है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको जितना भी एक्सपेंडिचर आपका हुआ है ओवरहेड्स में, उससे आपको डिवाइड करना चाहिए, उससे आपको एलोकेट करना चाहिए एज पर एक्टिविटी। एक सिंपल सी बात आपको कहता हूं, अगर सोच के देखिए बच्चों, अगर मैं वेस्ट ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, यानी कि किसने ज्यादा गंदा पानी किया है उसी को ज्यादा खर्चा आया होगा उसको ठीक करने का। अगर मान लीजिए बेटा कि प्रोडक्ट आर ने एक टाइम पे भी प्रोडक्ट आर के ऊपर में कोई गंदा पानी है ही नहीं, या फिर उसने कोई पानी गंदा किया ही नहीं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर भी उतना ही खर्चा डाल रहे हो जितना आप क्यू के ऊपर डाल रहे हो, तो बेटा नाइंसाफी है ना। दोनों के ऊपर में सेम खर्चा डाल रहे हैं। ये बेचारा बोलता है कि सर मैंने तो गंदगी की ही नहीं, तो मेरे ऊपर काय को खर्चा डाल रहे हैं। तो इसका स्टैंड सही है, जिसने गंदगी की है उसी के ऊपर में खर्चा आना चाहिए। और यही बात बोलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसने जितने रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया है उतना कॉस्ट उस बंदे के ऊपर में डालूंगा, उस इंसान के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर में डालेंगे, और ऐसे हम करेंगे न्याय। आप देखना दोस्तों, आपके सामने मैं कह रहा हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम न्याय करेंगे और अगला हम पढ़ेंगे सीधा एडवोकेट बनेंगे भाई, ठीक है ना। ओके, हम कर रहे हैं ओवरहेड्स एलोकेशन यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब मैं आपको पहले पूछना चाहूंगा कि हमारी कौन सी एक्टिविटी है, हमारी क्या है, कौन सी एक्टिविटी है। यहां पे आइए, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए सर, देखो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, कोई गलती नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। अगले 5-10 मिनट आपकी लाइफ बदल देंगे अगर आपने ध्यान दिया इस क्वेश्चन के लिए। ओवरहेड्स के जो हमारे खर्चे हैं 115 रुपए ईच, यानी कि हर एक प्रोडक्ट के लिए वो कितने हो रहे हैं? यहां पे अगर आप देखोगे तो हो रहे हैं हमारे, वापस से देखिए बहुत ध्यान से, ट्रीटमेंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, मैं कुछ लिख रहा हूं यानी कि इसका बहुत महत्व है, मैं छाप रहा हूं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ
हार्मफुल गैसेस। 115 रुपए में से जो हमारे पहला खर्चा है वो है हमारा कौन सा, ट्रीटमेंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। और इसके लिए आपको हर एक यूनिट के ऊपर में अगर आप Q बना रहे हो तो 115 आएंगे, R बना रहे हो तो 115 आएंगे। मतलब सर एक सिंपल सी बात, कुल मिला के ओवरहेड्स हमारे कितने हो जाएंगे, कुल मिला के ओवरहेड्स हर प्रोडक्ट के ऊपर में अगर आपके कितने हैं 115 है तो आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हो तो कुल मिला के आपको 230 रुपए होते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। हमारे कुल मिला के ओवरहेड का खर्चा 230 रुपए होने वाला है और 230 रुपए में से हमारा जो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, 80 रुपए का जो खर्चा है वो है हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ हार्मफुल गैसेस। इसे हिंदी में अगर मैं कहूं, आपने जो जहरीला धुआं बाहर छोड़ा है उस जहरीले धुएं को ठीक करने के लिए आपको 80 रुपए का खर्चा आया है एक यूनिट के ऊपर में, यानी कि पूरे प्रोसेस में आपको 80 रुपए का खर्चा आया है। अच्छा सर एक बात बताओ ना, हाँ बताओ, आपका प्रोसेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आपको याद है क्या कि नहीं सर हम तो भूल गए, अरे अभी तो पढ़ा है, अभी 2-3 बार पढ़ा है भाई, वापस सुनो। हमारा क्या प्रोसेस है, हम पहले करते हैं व्हाट, इसका मतलब मैं ही भूल गया, पहले 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 करते हैं व्हाट, टैनिंग। पहले हम करते हैं टैनिंग, फिर हम करते हैं व्हाट, फिर हम करते हैं इसको डाइंग, फिर हम करते हैं इसकी फिनिशिंग। ये 3 हम काम करते हैं। अब बहुत ध्यान से सोचना, मैं क्या बोलता हूं ना, हमें एक रेशो चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा धुआं कौन धुआं छोड़ रहा है सबसे ज्यादा। अगर टैनिंग समझ लीजिए पूरा धुआं छोड़ रहा है तो उसके ऊपर में ना पूरा 80 रुपए पटक देंगे। अगर डाइंग में पूरा धुआं छोड़ रहा है, फिर डाइंग ज्यादा धुआं छोड़ रहा है तो उसके ऊपर में उतना प्रतिशत, उतना रेशो के हिसाब से धुआं डालेंगे उसके ऊपर में, मतलब खर्चा डालेंगे धुआं को ट्रीट करने वाला। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 80 रुपए का खर्चा मैं किसके ऊपर डालूं, किसके ऊपर डालूं, मैं बोल रहा हूं भाई सुनना, जिसने ज्यादा धुआं किया ना उसके ऊपर ज्यादा डाल, कितने प्रतिशत, तो हम वो निकालेंगे। आइए देखिए यहां पे, अगर बब्बू देखो यहां पे, ब्रो क्या हो रहा है, यहां देखिए, अगर मैं एक रेशो बता रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड जो दुनिया में चल रहा है, ये देखो, अगर यहां पे 800 धुआं निकलता है, 800 यूनिट का धुआं निकलता है, तो 800 यूनिट के धुएं में से आधा यानी कि 50% धुआं अकेले टैनिंग प्रोसेस में निकलता है। उसके अलावा हमारा 300 यूनिट का धुआं निकलता है डाइंग प्रोसेस में और फिनिशिंग में निकलता है 100 यूनिट का धुआं। तो इसके बेसिस पे क्या हम अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं कि भाई कितना प्रतिशत धुआं कौन निकाल रहा है, समझ रहे हो क्या। अरे आप धुआं छोड़ रहे हो, मैं नहीं, सुनो, आपने 400 धुआं छोड़ा है, 400 यूनिट का धुआं छोड़ा है 800 में से, यानी कि आपने 50% धुआं छोड़ा है। क्या बात है। आपने डाइंग प्रोसेस में 300 यूनिट का धुआं छोड़ा है 800 में से, तो आपने कुछ किया है और आपने फिर यहां पे छोड़ा है 100 यूनिट का धुआं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत यहां पे धुआं हो रहा है, ठीक है ना। आइए फटाफट निकालो, ये हो रहा है 300 डिवाइड बाय 800 का धुआं, दिस इज 37.5%। और यहाँ पे कितना है 100 डिवाइड बाई 800, इस डेज 12.5% का धुआं देगी ना भाई, मैच हो रहेगा 12.5 प्लस 37.5, इट इज 50 प्लस 50 इज 100। तो 100% का अगर धुआं छूट रहा है उसमें से 50% का धुआं टैनिंग प्रोसेस में छूट रहा है और यहाँ पे 37.5% और फिनिशिंग में 12.5%। तो जो धुएं का जो कॉस्ट है उसको ठीक करने का जो कॉस्ट है हमें इसी रेशियो में इन तीनों के ऊपर में एलोकेट करना चाहिए। देखिए सर इसके ऊपर एलोकेट करूंगा 80 इंटू 50% इज व्हाट, 40 रुपया। इसके ऊपर में कितना सर 80 इंटू, पेन कहां गई मेरी, 80 इंटू 37.5% इज व्हाट, 80 इंटू 37.5% इज व्हाट 30 रुपीज। उसके बाद बताइए ना, ये सुनो ना, 80 इंटू 12.5% इज व्हाट 12.5% इज व्हाट, इट इज 10 रुपीज। तो ये है हमारा एलोकेशन 80 रुपए के, जो धुएं को छोड़ने की वजह से जो हमने ट्रीटमेंट उसको रोकने का जो खर्चा है हम ऐसे करेंगे। और जो सर एक बात बताइए ना, टैनिंग काम कर क्यों रहा है, ये ऑपरेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि ये 70% सेवा दे रहा है क्यू को और 30% सेवा दे रहा है कम ऑन गाइस किसको, हमारे आर को। तो इसकी जो सेवादारी है क्यू को भी दे रहा है आर को भी दे रहा है, इसको दे रहा है 70%, इसको दे रहा है 30%। अच्छा डाइंग कैसे सेवा देता है सर, क्यू को देता है 50%, याद है ना, क्वेश्चन देख लो, और आर को देता है कितना
50%। और यहाँ पे कैसी सेवा चलती है, यहाँ पे क्यू को चलती है 70% और आर को चलती है 30%। अरे सेवा का मतलब समझ रहे ना भाई, 70% टाइम्स या फिर 70% का यूसेज हमारा हो रहा है टैनिंग प्रोसेस में क्यू के लिए। क्यू के लिए ज्यादा काम करो तो उसको मैं ज्यादा खर्चा डालेगा, ठीक है ना। तो बताइए कितना खर्चा हो रहा है। 7 4 28, ये हो गया क्यू के लिए। 4 3 12 सर, 7 4 सॉरी 10% और ये 7 रुपए यहाँ पे, ये 3 रुपए यहाँ पे, है ना। 10 का 70% और यहाँ पे बताइए 15 रुपए, 15 रुपए। और जो सर हमारे तो खर्चे भी आ गए क्यू के लिए, बताइए ना कितना हो रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला कितना हो रहा है। 28 प्लस 15 प्लस 7, दिस इज व्हाट 28 प्लस 15 प्लस 7 इज व्हाट 50 रुपया, 50 तोला। ओके, यहाँ पे बताइए इसके लिए कितना हो रहा है। डेंग डेंग डेंग, आर 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 आर, दिस इज 12 प्लस 15 प्लस 3 इज व्हाट 12 प्लस 15 प्लस 3 इज व्हाट 30 रुपीज। तो हमने एलोकेट किया ओवरहेड का पहला बच्चा, पहला ओवरहेड, और बिल्कुल सच्चे धर्म से। वैसे हम लोग क्या करते, ओवरहेड का 10 रुपए का खर्चा हुआ ना, इसको 5 रुपए डालो, इसको 5 रुपए डालो, चैप्टर ओवर। लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसने ज्यादा चूसा, जिसने ज्यादा कंज्यूम किया, उसको ज्यादा डालेंगे। तो 80 रुपए का एलोकेशन कैसे हुआ, आधा आधा नहीं हुआ। 50 गया क्यू को और 30 गया आर को। तो पहला कौन सा है, ट्रीटमेंट ऑफ हार्मफुल गैसेस का खर्चा। 50 रुपए गया किसको, भाई को, और 30 रुपए गया ये वाली बहना को, ठीक है ना, क्यू को और आर को। वैसे ही बेटा आप आगे का एलोकेशन आप करेंगे। कौन सा बचा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, गंदा पानी निकाला और वो गंदे पानी को भाई ने साफ किया। तो खर्चा लगाना, तो खर्चे को बांटना पड़ेगा ना, किसके ऊपर डालोगे। जो चीज बिकती, क्या बिक रहा, क्यू और आर, तो कैसे एलोकेट करोगे, सेम जैसे अभी किया। देखो ना, ट्रीटमेंट कॉस्ट of waste, treatment cost of waste water, treatment cost of waste water। आइए इसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ट्रीटमेंट कॉस्ट, अब आप स्पीड में करेंगे। हाँ सर, हमें समझ में, अब ज्यादा बात नहीं और ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। वेस्ट वाटर कॉस्ट इज इक्वल टू वाटर, देखो ना, वेस्ट वाटर, इसके लिए सर हमारा खर्चा होता है 50 रुपए 1 यूनिट के लिए। लेकिन सर हम यहाँ पे कितने बना रहे हैं, 50 रुपए हर प्रोडक्ट के, हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 100 रुपए का खर्चा होता है वेस्ट वाटर का। इससे कैसे एलोकेट करेंगे, 3 प्रोसेस है हमारे, बताएंगे कौन से। पहला है हमारा टैनिंग, सेकेंड है हमारा डाइंग, और थर्ड है हमारा फिनिशिंग। अच्छा सर बताइए ना कि इसको कितना प्रतिशत मैं गंदे पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा हूं। तो इसने कितना गंदा पानी किया है उसको हम एक बार देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन में आओ, ये देखो, इसने अगर 1500 लीटर का कुल मिला के गंदा पानी जनरेट हुआ है, उसमें से 900 लीटर का गंदा पानी जनरेट किया है टैनिंग के प्रोसेस ने। मतलब कि भाई टैनिंग में ना बहुत ज्यादा अपने को पानी गंदा होता है, तो भाई हमने इसके ऊपर ज्यादा खोज डालेंगे। तो कितना हो रहा है, 900 का हो रहा है 1500 में से, 1500 लीटर में से 900 का गंदा पानी यहां से हो रहा है। इंटू 100 इज व्हाट 900 डिवाइड बाई 1500। और ब्रो 60% का गंदा पानी का खर्चा टैनिंग से वसूलो। चलो और आगे का बताओ। फिर इसका 600 बचा कितना भाई, 40% बचा है ना। 40% का हम डाइंग प्रोसेस से वसूलेंगे। अच्छा सर ये फिनिशिंग के ऊपर में कोई भी पानी गंदा नहीं हुआ, तो इस भाई को हमने बख्श दिया, इसके ऊपर में क्यों हम डाले यार, ठीक है ना। अच्छा बताइए टैनिंग वाला किसको प्रोसेस, किसको सेवा दे रहा है हमारे प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर को। ये किसको दे रहा है, प्रोडक्ट क्यू को एंड प्रोडक्ट आर को, है ना। बताइए कितना परसेंट दे रहा है, सॉरी देता है इसको 70% सेवा, इसको देता है 30%, ये इसको देता है 50% और इसको देता है 50%। बताइए ना खर्चा कितना हो रहा है। और इस पहले सर इसका तो एलोकेशन कर दो। फर्स्ट एलोकेशन 100 का यहाँ पे 60 रुपए लगता है और यहाँ पे लगता है 40 रुपए, ये वाले प्रोसेस में। और ये जो 60 रुपए है ये डिवाइड होते हैं 7 6 42, 7 3 18। अच्छा सर ये बताइए 40 इंटू 50% इज 20 रुपीज, 40 इंटू 50% इज 20। सर क्यू क्यू एक तरफ, आर आर एक तरफ, क्यू क्यू एक तरफ और आर आर एक तरफ। ये कितना हो गया, ये हो गया 38, ये हो गया 40 50 60 हो गए क्या हमारे। अरे बराबर नहीं हुआ,
कैसे? अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं रे, एक जगह ना 40 50 60, अच्छा ये 62 है ना यार, क्या मजे ले रहे हो। ओके चेक करो, ये देखो 60 70 80 90 और 100, ये हमारा टोटल कॉस्ट भी मैच हो रहा है जो कि हमें एलोकेट करना था। तो हमारा सेकेंड एलोकेशन भी कंप्लीट होता है। मुबारक है 62 एंड 38 रुपीज़। आइए एलोकेट करते हैं पहले 62 एंड 38 रुपीज़, कुल मिला के 100 रुपये बांट दिए और पहले 80 रुपये बांट दिए। अच्छा इस बार बताइए ना, ये किसका था? ये है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। उसके अलावा भी हमने क्या ओवरहेड के लिए खर्चे किए हैं? क्वेश्चन में आइए वापस से देखो सर, क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला है, यहाँ पे देखिए हमने जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी कि जो हमारे खर्चे हुए हैं और जिसके लिए हमारे पास में प्रॉपर एक्टिविटी थी कि इसने ज़्यादा कंज्यूम किया, इसने कम किया, इसने ज़्यादा कंज्यूम किया, हमने उसके हिसाब से बांट दिया है। उसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया है, रिमेनिंग ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि इन दोनों को तो हमने बात कर ली, इसके अलावा जो ये दो बचे हैं जिसमें हमने पौधे लगाने के लिए जो खर्चा किया है और हमारे जो चिल्लर चालर जो बाकी खर्चे हैं, ये देख रहे हो क्या, रिमेनिंग ओवरहेड जैसे कि मिसलेनियस, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ये हमें एलोकेट करना है इक्वली। कैन भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो भाई क्यों टेंशन ले, हमें तो बाकी कुछ दिया ही नहीं है कि इसने ज्यादा पेड़ हो गए, इसने कम हो गए, यहां ज्यादा खर्चा है वहां कम आया, तो क्यों करें हम लोग, ठीक है ना। तो आइए दोनों में इक्वल बांट देंगे। हमारा है 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ का खर्चा। हमारा है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज के लिए कितना खर्चा आया है, टोटल मिला के है 20 रुपए, दोनों में 10 10 बांट दो। आप बोलेंगे सर देखो ना 10 रुपए, अरे अभी तो बताएं यार कि इन सबको ये एक यूनिट के लिए हम 2 यूनिट का निकाल रहे, तो टोटल कॉस्ट हमारा 230 रुपए एलोकेट करने का, तो इन सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो बराबर आता ना, क्या मस्ती कर रहे। ओके उसके बाद बताइए कौन सा है, उसके बाद है मिसलेनियस, उसके बाद कौन सा है हमारा मिसलेनियस, और मिसलेनियस के आपको आए हैं 15 रुपीज़ का खर्चा, 15 रुपीज़ का दोनों के ऊपर, और टोटल मिला के 30 का। चेक करो भैया टोटल कॉस्ट पहले बरोबर डालेगी नहीं, 80 + 100 + 20 + 30 हो गए 230 बराबर है। अब इनका एलोकेशन चेक कर लो। ओके आइए दोस्तों, अब हमारा निकालेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में से हमारे मटेरियल और लेबर के अलावा सारे खर्चे लेस करेंगे तो आता है प्रॉफिट एक यूनिट का। बताइए कितना हो रहा है, 620 - 286 - 186 - 50 माइनस व्हाट 62 - 10 - 15 इज व्हाट गाइस, कम ऑन 11 रुपीज। और उसके बाद 420 रुपए - 174 मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट 114, 30 रुपीज़ हमारा, फिर 38 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़, फिर 15 रुपीज़। बताइए ना 39 रुपीज़ का आता है प्रॉफिट। अरे ये तो नदी बदल गई। अरे यार एक ही समय में जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गई, क्या हो रहा है सर? ये देखो ना, क्यों बोल रहे हो ऐसा? पहले ना सर मुझे बताओ कि प्रॉफिट का मार्जिन कितना है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं, हमने कितना प्रॉफिट किया है और कितने रुपए का माल बेच के किया है, 620 रुपए का, divided by 620 is what 11 divided by 620 is what into 100. अरे ब्रो 1.77%। और यहाँ पे बताइए 39 रुपीज़ का प्रॉफिट और कितने रुपए का माल बेच के आया है ये 420 रुपए का। ये हो तो अरे वाह भाई ने तहलका मचा दिया। कितना हो रहा है 9.29%। 9.29%। क्या मतलब होता है इसका, पढ़ के बताइए। अगर 100 रुपए का हमने माल बेचा है तो अगर मैं प्रोडक्ट क्यू को बेचता हूं तो मुझे 1 रुपए 77 पैसे का प्रॉफिट होता है, कमाई होती है। जब मैं प्रोडक्ट आर को बेचता हूं तो मैं 100 का माल बेचता हूं तो मुझे 9 रुपए 29 पैसे की कमाई होती है, बचत होती है, जो मेरे घर पे लेके जा सकता हूं मैं कमाई। अच्छा बेटा आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये देखिए कॉस्ट एलोकेशन, आपको ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है। यहाँ पे तो हमें कोई बात ही नहीं है ना। हमने पहले क्या किया था, जो हमारा 230 रुपए का खर्चा है हमने उसको इक्वली एलोकेट किया था, लेकिन यहाँ पे आ गया मजा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रोडक्ट क्यू जो है और प्रोडक्ट आर में से किसने ज़्यादा गंदगी की है, जिसने ज़्यादा वेस्टेज किया है उसको हमने ज़्यादा कॉस्ट डाला है। ये देख रहे हो, इसने भाई ने ज़्यादा गंदगी की है और गंदगी एलोकेट करने से, कॉस्ट एलोकेट करने से इसका प्रॉफिट हो गया है कम। अच्छा पहले कितना था सर, देख के बताइए। देखिए पुराने मेथड में हम पहले तो बहुत वाहवाही कर रहे थे इसकी,
पहले बहुत वाहवाही कर रहे थे, बोल रहे थे वाह तूने 5% का प्रॉफिट किया, इसको बेचारे को गाली दे रहे थे कि तूने क्यू को नहीं बनाता, मैं आर को नहीं बनाऊंगा, सिर्फ क्यू को बनाएंगे। लेकिन अभी देखिए 5% से इसकी गाड़ी कितने पे आ गई, इसकी गाड़ी आ गई जब हमने एक्यूरेट अकाउंटिंग की तो आती है 1.77% पे। इसमें क्या सीखने मिला आपको कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो असल में होना चाहिए उसके हिसाब से हमें क्यू को मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए। और किसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, आर की, क्योंकि आर कम गंदगी कर रहा है और इसके कॉस्ट को एलोकेट करने के बाद में प्रॉफिट हमें ज्यादा हो रहा है। क्या अगर हम पुराने मेथड से चलते तो क्या हम ये कभी निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। तो क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे लिए भगवान साबित हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये था हमारा सवाल हमारे क्वेश्चन के लिए। आइए एनालिसिस करेंगे। यहां पे आइए बेटा, उसने क्या बोला है, एनालाइज करो डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एज पर बोथ द मेथड्स। मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, जो पहले है वो पहले बता दो और क्या होना चाहिए और आपने कहां गलती किया वो समझा दो। तो पुराने मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन में आप क्या गलती कर रहे थे, हमने ओवरहेड्स को दोनों को इक्वली बांटा, जिसकी वजह से क्यू की प्रॉफिट ज्यादा शो हो रही थी और आर की कम, और परसेंटेज प्रॉफिट में भी ऐसा डिसीजन, ऐसा मैसेज जा रहा था ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्यू को बनाना चाहिए। लेकिन जब असल में हमने अकाउंटिंग की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से तो पता चला कि आर को ही हमें बनाना चाहिए, और आर को बनाने से ही हमें रियल टर्म्स में वैल्यू मिलेगी कंपनी को, क्योंकि प्रॉपर कॉस्ट एलोकेशन से आर सही प्रोडक्ट है। ये हमने बात की। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर इतना ज्यादा वेस्ट हो रहा है और वेस्ट को हमें कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं। वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सर हम दो काम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें अपनी प्रॉफिट कमाई बढ़ानी है प्रोडक्ट क्यू की, क्योंकि क्यू का प्रॉफिट 1.77% आ चुका है, जो कि बहुत कम है, और ऐसे ही चलता रहना तो हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी इसे मैन्युफैक्चर करना है तो आपके पास में क्या चॉइसेस है। पहला चॉइस है दोस्तों कि आप क्या करो, अपनी कीमतें बढ़ा दो। अगर आपने अपनी कीमतें बढ़ा दी, सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया और कॉस्ट उतना का उतना ही है, तो आप सोचिए कि आपका प्रॉफिट इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपके पास में एक तरीका है। लेकिन सर हम तो आज के जमाने में यानी कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में ये पढ़ते हैं कि सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, मतलब कि अगर मैं जितने रुपए में माल बेच रहा हूं मेरे सामने वाले भी उतने में बेच रहा है। अगर मैं अपनी कीमतें 20-30 रुपए बढ़ा दूंगा तो मेरे से कौन खरीदेगा माल, कोई नहीं खरीदेगा। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई भी सामने वाले की दुकान से खरीदेगा जहां पे सस्ता मिल रहा है। तो मेरे हाथ में कीमतें तो है ही नहीं, तो बचता है मेरे पास में ऑप्शन कि अपने खर्चों को मैं कम करूं, कॉस्ट को मैनेज करूं, कॉस्ट को कंट्रोल करूं। ये हमें सीखना चाहिए। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वेस्टेज को कम करो। वेस्टेज कम करोगे तो ट्रीटमेंट में खर्चा कम आएगा, ट्रीटमेंट में खर्चा कम आएगा तो तीनों प्रोसेस में खर्चा कम बटेगा और आपका यूसेज ऑटोमेटिकली कम होगा, तो आपके ऊपर कॉस्ट का एलोकेशन कम होगा और आपका प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाएगा। तो अब ये तरीका पक्का यूज करना और आपका भला होगा। तो हमने बता दिया ये दोनों बातें। आइए ICAI का सॉल्यूशन दिखाता हूं कि इनका प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है, आपको इसे कैसे पढ़ना है। अगर जो बच्चे खुद से ICAI के मेथड को फॉलो करना चाहते हैं वैसे करिए, मेरा मेथड आपको मतलब समझेगी मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, कोई टेंशन नहीं। और अपने को जो मार्क्स है ना वो हमारे प्रेजेंटेशन पे नहीं है, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सुनो, हमने बात की प्रोडक्ट क्यू प्रोडक्ट आर को नॉर्मली एलोकेट करने की। देखिए सेलिंग प्राइस में से ये सारे खर्चे हमने लेस किए तो आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट अब रिकंसाइल कर लीजिए। उसके अलावा देखिए क्या लिखा है, हमने बात की ये देखो मटेरियल और लेबर को कैसे एलोकेट किया है। इन्होंने क्या किया है, पहले हमारा टोटल कॉस्ट है उसको इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे डाल दिया है, इसमें कितना इसमें कितना इसमें कितना, और उसके बाद में 70-30 के हिसाब से इसको डाला है, यहाँ पे 50-50 के हिसाब से। तो आप ये टेबल को फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है लॉजिक से काम करो, टेबल फेबल कोई काम की नहीं आते। और गलती से एग्जामिनेशन में आपने ये फिगर उठा दिया घाई घाई में और ये छोड़ दिया ऐसा करके कुछ भी, तो गड़बड़ करोगे। लॉजिक से काम करो, स्पीड बढ़ाओ लिखने में और आपका काम वैसे ही ऑसम होते जाएगा। कुछ याद नहीं करोगे तो आपको और ज्यादा चीजें एक टाइम पे आप कर पाओगे। उसके आगे हमने बात की रिकैलकुलेशन की, तो इसने स्टेप्स बताया आप कैसे कर सकते हो कि ब्रेक डाउन करो टोटल कॉस्ट को। ये देखिए उसने बताया है कि 115 × 2 हमारा 230 रुपए, और इसको आप इक्वली ब्रेक डाउन करोगे, हमने टेबल 3 में इसे बताया है। ये देखिए हमारा जो ये है ABC के हिसाब से, और ABC के हिसाब से कैसे काम होगा ये समझाया हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो हमारे जितने गैसेस, ये जो ओवरहेड के एक्सपेंसेस है हमने इसको खोल दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा, एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये है ABC कॉस्टिंग का स्पेशली, कि जो आपके हिडन कॉस्ट है, जो आप कोई भी नाम डाल देते हो,
ओवरहेड कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, और उसके नाम पे जो भी कचरा करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बिजनेस में कचरा देखा, उससे रियल में क्या होता है ना, डिसीजन मेकिंग खराब होती है। उससे क्या होता है ना, जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो आगे नहीं आ पाते। उससे क्या होता है ना, आप लोग जो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाते। तो एबीसी हमें यही सिखाता है कि जो पूरे कॉस्ट में से हम एनवायरमेंट कॉस्ट को कैसे हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जिसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और वो डिसीजन मेकिंग में कितना इंपॉर्टेंस है आपने देख लिया उसका, ठीक है ना। ये एलोकेशन किया है, ये देख रहे हो, शेयर्ड इक्वली आखिरी के 2 खर्चे, और इसको हमने कैसे किया है, ये टेबल 4 में समझाया हुआ है। कहां है टेबल 4, कौन सी चिड़िया का नाम है, यहां पे देखिए, ये सब देखोगे ना, ये देखो आईसीए ने कैसे एलोकेट किया है। आपको समझ में आएगा बेटा कि लोड कैसा होता है। लोड लेने का नहीं, अपन लोड लेते ही नहीं, ठीक है ना। ये देखो, उन्होंने पहले तो 230 रुपए को लिख लिया है, ठीक है, टाइम वेस्ट है ये। उसके बाद इन्होंने पहले 80 रुपए और 100 रुपए जो टोटल कॉस्ट है उसको इन्होंने ये रेशियो बना के रखा है जो क्वेश्चन में गिवन था। इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना, मेरे को समझ में नहीं आता भाई, ठीक है ना। आगे कॉस्ट एलोकेशन कैसे किया है, देखो यही जो ऊपर रेशो है इसके हिसाब से इन्होंने पहले टाइमिंग, डाइंग और फिनिशिंग के ऊपर में कॉस्ट एलोकेट किया है। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉस्ट एलोकेट किया है वो प्रोडक्ट क्यू और प्रोडक्ट आर के ऊपर डाला। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे 80 रुपए को एलोकेट किया है, 70-30 के रेशो पहले तो ट्रेनिंग के ऊपर डाला है, फिर टैनिंग का इन दोनों के ऊपर में डाला है। ऐसे ही एक खत्म हुआ, वैसे ही वेस्टफुल एक्टिविटी का 100 रुपए का खर्चा, इसके ऊपर 60, इसके ऊपर 40, और यहाँ पे 70-30 का रेशियो लिख के टाइम वेस्ट फिर से इन दोनों के ऊपर में डाला है। तो जो हमारा प्रोसेस है बेटा, मेरे हिसाब से ना आपके लिए वो ज्यादा कन्वीनियंट है। आगे बढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एज पर बोथ द मेथड्स। पहले मेथड में हमें ऐसा लगता है क्यू और आर, हमें लगता है कि प्रोडक्ट क्यू हमें बनाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन जब दूसरा मेथड आता है तो ऐसा लगता है कि वो जो हिडन कॉस्ट से हमने निकाल के हमने जो कॉस्ट को एलोकेट किया है उसमें समझदारी सी हमने पहले ट्रेस किया है, जनरेट किया है वेस्ट वाटर को, ट्रीटमेंट हुआ है, हमने देखा है कि टैनिंग प्रोसेस फॉलो बाय द डाइनिंग सब में वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। फिर हमने एलोकेट किया तो पता चला कि जो हमारा क्यू है उसके ऊपर में ज़्यादा वेस्ट आ रहा है। और रिवाइज वर्किंग दिखाते कि प्रोडक्ट क्यू को जो प्रॉफिट होना चाहिए वो है 1.77% और आर को होना चाहिए 9.29%। तो हमें प्रोडक्ट क्यू को बनाना चाहिए एज कम्पेयर टू आर को बनाना चाहिए, और ये प्रोडक्ट क्यू जो है वो ज़्यादा हानिकारक है एनवायरमेंट के लिए। तो आखिरी में हमने देखा अप्रोच क्या है कि हमें वेस्ट वाटर को रिड्यूस करना है और हमें गैसेस को कम करना है। या फिर आप पहला कर सकते हो कि आप सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमें अपने कॉस्ट को कम करने के लिए वेस्टेज कम करना होगा। दिस वाज द एंड ऑफ क्वेश्चन गाइस। आपको बहुत सिंपल लगा होगा, मेरी गारंटी है। और कोई तकलीफ हो तो गाइस मेरा नंबर हमेशा आपके पास होना चाहिए 6467, राइट। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, इससे संबंधित ICAI ने और 2 क्वेश्चन दिए हैं जो मैं आपको होमवर्क की तरह देना चाहूंगा। होमवर्क भी उसको बोलते हैं कि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो। मैंने छोड़ा ही आपके लिए सेम डिक्टो क्वेश्चन छाप करके दिया है ICAI ने। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे था कहां से, पहले दिखा देता हूं और आगे आपको और बातें मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, जाना नहीं लेक्चर छोड़ के, सुनो। आ जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन था हमारा स्टडी मटेरियल का, है ना, ICAI का स्टडी मटेरियल का। उसके ऊपर देखिए, इसके पहले जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो देखो बेटा, रूबरू सेम, रूबरू ब्रो। यहां पे देखो, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ये पूरा सेम है, ठीक है ना। ये देख रहे हो क्या, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर उसके बाद में एलोकेशन बताया है कि कैसे एलोकेट हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का और मटेरियल कॉस्ट कैसे हुआ है। तो ये CC1 और कुछ नहीं, ये आपके कौन से हो गए, ये आपके हो गए कौन से यार, वो फिर से वही काम, ये डाइंग, ये फिनिशिंग, ये टैनिंग प्रोसेस, ये वही है। और फिर उसको एलोकेट कैसे किया है, फिर उसने ये देखो रेशो भी सेम है, 50-50, 70-30, ठीक है ना। ओके, उसके उसने बताया है कि जो ओवरहेड है वो आपका 150 है, फिर इसको एलोकेट किया है, फिर CC1, फिर ये कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर हमने जैसे एलोकेशन किया है, फिर उसने बोला है कि कैलकुलेट करो, रिकैलकुलेट करो। और टेक अवे क्या है इस एनालिसिस से, जो कि मैंने आपको बताया है वही बात आपको मिलेंगी। और ये आपका RTP नवंबर 18 का भी क्वेश्चन होता है समाप्त ब्रो। अगला क्वेश्चन सुनेंगे, आपको बहुत मजा आएंगी। सुनिए बेटा, जितना समय मेरे साथ रहोगे लर्निंग ही लर्निंग मिलेंगी। सुनिए, ओ सर, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है जो कि आपको मई 2019 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, वो उसमें नजर रखो। एग्जाम मई 2019, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पढ़ा तो एक सेकेंड, ये भी आपका फटाफट करवा दो, इसमें भी दिमाग नहीं ज्यादा। सुनो, ये देख रहे हो क्या, एक्सेल लिमिटेड, फिर से वही बात दिख रही है आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये एलोकेशन, ये 70-30, वही बात है 100% सेम, नॉट इवन अ चेंज। और उन्होंने एग्जामिनेशन में देखो ना भैया, अपने ही नाम यूज किए, टैनिंग, फिनिशिंग, डाइंग, ठीक है ना। ओके,
अब उसके बाद में बेटा यहाँ पे देखो ये सब बातें चल रही है आपकी, ये क्वेश्चन चल रहा है, पूरी सेम बातें। और यहाँ पे हार्मफुल गैसेस, ट्री प्लांटेशन, और मई 19 का क्वेश्चन ना भाई मक्खन आए थे। वो अटेम्प्ट जिसने दिया भाई बादशाह है वो, बिल्कुल अंदर से कोई टेंशन नहीं, एक रुपए का चेंज नहीं था कहीं पे। ओके, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है बेटा। यहाँ पे देखो एक चीज जो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूंगा बेटा, 2 मिनट सुन लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है जो हमने कैलकुलेट किया, जो हमने इतनी मत्थापच्ची की, जो समझने के लिए समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, उसके लिए मिलेंगे आपको 2 मार्क। कितने गाइस, कम ऑन, कितने? 2 मार्क। उसके बाद बताइए रिकैलकुलेट करने में, क्योंकि यहां पे ज्यादा दिमाग था, यहां पे क्या लगा, यहां पे मिले हमें 5 मार्क। क्या सेम क्वेश्चन है? 100% सेम, 100%। उसके बाद ये देखो डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों मेथड में, यानी कि नॉर्मल मेथड में और उसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया ना रेशियो एनालिसिस, और आपको क्या लिखना है, वो बातें यहां पे दी है। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क। कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक कि आपने 9 मार्क कमाए हैं। बच्चा मेरे से पूछता है कि सर मैं फेल क्यों हो गया? मेरा ऐसा कहना है बेटा कि आपका ध्यान होता है कैलकुलेशन पे, और इंस्टीट्यूट का ध्यान होता है आपको एनालिटिकल बनाने में, वो स्किल्स देने में जिसमें आप फेल हो जाते हो। हमें करना क्या चाहिए? हमें मार्क्स एलोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन की औकात को डिसाइड करना चाहिए, टाइम उसके हिसाब से एलोकेट करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन होने के बाद में अगर आप चौथे क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन पे नजर टिकाओगे, जो कि शायद आपके सिलेबस में पहले क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था लेकिन आपको आ गया, और ये है 8 मार्क के लिए, उसके बाद है 3 मार्क के लिए। और आपको मैं दिल से कह रहा हूं, एक सच्ची बात बोल रहा हूं, इसके ऊपर में पहले क्वेश्चन नहीं था, और ये जो क्वेश्चन है ये 100% आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, 100%। यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक नहीं है, सिर्फ आपको एक ओरल डिस्कशन करना है, समझाना है थ्योरी के लिए। और क्या थ्योरी है? क्वेश्चन देखिए, रिकमेंड करो, एक्सप्लेन करो 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, आइडेंटिफिकेशन और एलोकेशन ऑफ द एनवायरमेंट कॉस्ट। क्या है सर ये? याद करो अच्छे से, आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट के लिए हमारे 4 टेक्निक्स। पहला कौन सा है गाइस, कम ऑन? हमने पूरा थ्योरी में पहले लेक्चर में सब कवर किया है। सबसे पहला हमारा इनपुट आउटपुट एनालिसिस। हमारे इनपुट आउटपुट एनालिसिस में क्या दिखाया जाता है? जो चीज अंदर आई है उसको बाहर जाना है। अगर आपने जितना मटेरियल डाले हो, अगर आपने 100 kg का मटेरियल डाले हो और आपका आउटपुट तैयार होता है 80 kg का, तो हमारा सोचना होता है कि इनपुट जो गया वो बाहर आया, व्हाट गोज इन शुड कम आउट। लेकिन यहां पे जो 20 kg जो रह गया है, ये हमारा क्या है, हम इसको खोल के देखते हैं। तो 20 kg का 10% जो है, हम ऐसा मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि ये अगर स्क्रैप है, 20 kg का 10% जो हमारा नहीं निकल पाया, अगर हम उसको स्क्रैप मान लेते हैं, जो कि हमने इसको बेच के पैसे कमा लेंगे। लेकिन जो 20 kg जो डिफरेंस है उसका 90% जो है, यानी कि हमारा कितना हो गया, हमारा 18 kg, ये तो हमारा टोटल वेस्ट है ना। और इस जो हमारा डिफरेंस है इसे हम एनवायरमेंट कॉस्ट कहते हैं, और इस kg के ऊपर में हम जो कॉस्ट एलोकेट करते हैं वो हमारी होती है पहली टेक्निक, यानी कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस। सेकेंड आता है हमारा फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? फ्लो में मटेरियल आ रहा है और कंप्लीट हो रहा है। एक फ्लो जब रहता है ना कोई भी मटेरियल का, हमारा फ्लो जो आता है हमारी सारी एक्टिविटीज से होकर गुजरता है। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी, फिर प्रोसेसिंग, और उसके मतलब ये हमारी जो पूरी एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल को हैंडल करने की एक्टिविटी, इन सब एक्टिविटी के दौरान जो भी खर्चा होता है हर एक्टिविटी पे, हम उसे नोट करते हैं एक फ्लो में, एक डायरेक्शन में। और जो भी बीच में एक्टिविटीज आती है, हमारे से मानना है कि लॉसेस हर एक्टिविटी में होते हैं, और उस एक्टिविटी में जो लॉसेस होते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि हमारा सिर्फ एक जगह नहीं, हम हर एक्टिविटी में लॉसेस को देखते हैं। इस अकाउंटिंग को कहते हैं हम फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा आता है हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जैसे ही इंसान का जन्म होकर वो मर जाता है, वैसे ही प्रोडक्ट का भी जन्म होता है, उसकी भी एक लाइफ निर्धारित होती है। तो हमारे ऐसा मान के चलते हैं हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एनवायरमेंट कॉस्टिंग में, कि हमारा जैसे प्रोडक्ट ने पूरे जिंदगी भर उसको कितना खर्चा आएगा, ऐसा हम सोचते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। और जब हम एनवायरनमेंट में ये एनवायरमेंट कॉस्टिंग में ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को लगाते हैं, तो हम ये सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, एनालाइज करते हैं कि पूरे लाइफ में प्रोडक्ट की, हमारे प्रोडक्ट को कितना एनवायरमेंट का कॉस्ट आने वाला है, उसके हिसाब से हम एलोकेशन करते हैं। और चौथा हमारा मेथड होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो आपने देखा है। इसका मेन पर्पस होता है कि जो हमारा जनरल ओवरहेड्स है, जितना भी हमारा जनरल ओवरहेड्स है, उसमें से हम कैसे अपोर्शन कर पाए, अलग कर पाए, जो कि एक प्रॉपर एलोकेशन हो, जो कि एक सिस्टमैटिक
सिस्टमैटिक एलोकेशन जो कि एक बेस दे, एक प्रॉपर एलोकेशन से हम अलग कर पाए। ये हमारा टारगेट पूरा करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये हमारे 4 टेक्निक्स है। उसके अलावा उसने कहा है कि ये हमारे लिए आज के जमाने में क्यों जरूरी है। तो बेटा ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप सोचिए कि अगर किसी ने ये सब थ्योरी में पहले से ही लिखा है और इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में छाप के फेरी दी है, थ्योरी में हर चीज ये लिखी हुई है पहले से ही, तो अगर किसी ने थ्योरी को फोकस किया है तो दोस्तों सोचिए उसका मार्क्स कितना होगा, 8 + 3 11 तो मिलेंगे और ऊपर के 9 भी मिलेंगे। समझ रहे हो? तो आपने 20 मार्क उठा दिए। लेकिन जो हमारे जैसे बच्चे हैं जो बोलते सर कैलकुलेशन कराओ, कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन में हमने इतना लिखा सर मार्क्स नहीं मिले। पढ़ तो सही बाजू में, इसलिए आपको कंपाइलर मैंने बना के दी जिसके राइट साइड में मैंने हर जगह मार्क्स एलोकेशन लिखा है, ताकि आप फेलिंग की प्रोबेबिलिटी कम करो और एग्जामिनेशन की तरफ ज्यादा बढ़ो और 80-90 आपके लिए पॉसिबिलिटी हो। दोस्तों ये हमारी मेहनत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि ये आज के लिए क्यों जरूरी हो रहा है। क्या लिखा है? आजकल एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बेटा देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एनवायरमेंट के लिए सोचेगा, उसके लिए संरक्षण करेगा, उसके लिए ध्यान रखेगा, उससे हमेशा रिकॉग्निशन मिलेगा, वो हमेशा वैल्यू पाएगा अपने कस्टमर्स से, ब्रांड इमेज उसकी ओपन होगी। तो इसलिए आज के जमाने में हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो लोगों के मन में आपके लिए गलत इमेज आएगी और ऐसी कंपनी से कोई फ्यूचर में रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन आपको अपने सारे स्टेक होल्डर्स से रिश्ता बना के रखना है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग कस्टमर्स, इंक्लूडिंग योर सप्लायर्स, एंड एवरीवन विल बी इन क्लोज कोऑर्डिनेशन व्हेन यू आर वर्किंग एंड मैनेजिंग योर एनवायरमेंट कॉस्ट एक्यूरेटली एंड यू आर वर्किंग ऑन द एनवायरमेंट, राइट। तो ये सब हमारे होते हैं। उसके अलावा बेटा सोचिए, अगर रेगुलेशन है, आपको पता है कि आज रेगुलेशन होना हो, कल ये चीज के ऊपर में पक्का रेगुलेशन होंगे। और अगर रेगुलेशन नहीं भी होंगे तो भी दोस्तों, अगर आप पानी खराब कर रहे हो, पर्यावरण खराब कर रहे हो, एयर खराब कर रहे हो, सब पूरा पोल्यूशन फैला रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको पेनल्टीज लगेंगी, तो आपको नुकसान होना ही है। तो हमें ये चीज पे भी सतर्क होना चाहिए। और तीसरा होता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन, जिसको हम कहते हैं कि जो कंपनीज है उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद से ही काम करना चाहिए, जिससे कि एनवायरमेंट और हमारी जो कंपनी उसके अंदर में भी माहौल आएगा कि हमारी कंपनी भाई क्या है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सब काफी जरूरी कारण है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें अपने एनवायरमेंट कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए और हर कंपनी ध्यान दे रही है। तो यही बात है वहां पे लिखी हुई। दोस्तों ये सब तो पुराना था, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे ये सब हमारी पुरानी बातें हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कर रहे हैं। देखें यहां पे, ओके, हमने इनपुट आउटपुट एनालिसिस की बात की, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की, उसके बाद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की हमने बात की, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, जैसे हम की ढूंढ के निकालते हैं, है ना, हमारा जो बेसिस है उसके बेसिस पे हम एलोकेट करते हैं और रिमूव करते हैं जनरल ओवरहेड से। उसके बाद में हमने बात की कि रीजन कार्बन फुटप्रिंट हमें कम करना है। दोस्तों हर कंपनी को, जैसे कि आपने मशीन इंस्टॉल की है और आपको पता है कि धुआं उठेगा, तो आपको गवर्नमेंट एक निर्धारित देती है कि भाई कितना धुआं आपका निकलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका उस धुएं के अंदर आपने धुआं छोड़ा तो अच्छी बात है, और अगर आपने उससे ज्यादा धुआं छोड़ा तो ऐसा लगेगा कि आपने क्या किया है, आपने बहुत ज्यादा कार्बन एमिट किया है, और आप फाइन्स पेनल्टीज तो चलती रहेंगी। लेकिन अगर कम किया तो आप उसको फिर कार्बन क्रेडिट को बेच भी सकते हो, उस पर ट्रेड भी होता है, तो आप सेल कर सकते हो। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे किसी भी इंसान को जो असर होता है इन सबका, उससे दूर करना चाहिए। और हमें CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में कमेटी बना के इन सब के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। हमें आज के समय में हमें क्या देखना है, यूज ये बाय ऑपरेटिंग इन दी हाईली ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये जो है, और दूसरी बात ये जो बता रहा है एनवायरमेंट कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज किया। जैसे कि हमने अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट को कम करने की बात की। अगर आपको पता ही नहीं कि वेस्ट कितना है तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज कि हम पहले वेस्ट को नापे, जाने और उसको फिर कंट्रोल करें। आखिरी में रेगुलेशन जरूरी है, रैपिड पेस में है, पेनल्टीज कभी भी लग सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ क्वेश्चन। जो भी डाउट होंगे, आई एम ऑलवेज हियर टू एंटरटेन योर डाउट्स, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों।